चलो भाई, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी सारे क्वेश्चंस आपने डिफेंस में देखे होंगे इसके उस टॉपिक से, इस चैप्टर से, ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स क्या है? बेसिकली ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ लाइट, जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। लाइट क्या है? बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है और हमारी आंखों में सेंसेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम आसपास की चीजों को देख सकते हैं। उसको क्या बोल दिया हमने? लाइट बोल दिया। लाइट भी एक एनर्जी है, आप सबको पता ही है। अब लाइट को मैंने क्या बोला कि एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब वेव क्या है? बेसिकली वेव डिस्टरबेंस। जब भी आप कहीं भी जाओगे, जैसे पानी के पास जाते हो, आप पानी के पास आपने क्या देखा होगा? एक कंकर डाल दो बीच में, पत्थर डाल दो उसमें, तो वहां पे केस की फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ इस टाइप से वेव की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। ये चीज देखी है आपने? तो ये हो क्या रहा है? बेसिकली डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। इस डिस्टरबेंस से वहां पे वेव, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है वहां पे एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है, किसकी फॉर्म में कर रही है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। और आप एक और चीज देख रहे हो कि ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। वैसे ही सन से जब लाइट निकलती है वो भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलती है। जैसे कि सन है, अब ऐसा तो है नहीं कि आगे अर्थ है तो अर्थ पे ही आपको क्या होता है? लाइट मिलेगी। पीछे बैक साइड जो है उधर लाइट नहीं एमिट कर रहा, वो ऐसा कुछ नहीं। जब वेव क्रिएट हो रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में चाहेगी कि मैं ट्रेवल करूं। बात क्लियर होगी? अब वेव की अगर मैं बात करूं तो वेव दो टाइप की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक होती है मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए, जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर लेती है। विदाउट मीडियम, नो मीडियम, जिनको नो मीडियम रिक्वायर है। कोई भी मीडियम रिक्वायर नहीं है इनको। मीडियम होगा तब भी कोई बात नहीं है, सिर्फ दो चार फैक्टर्स होते हैं जिन पे फर्क पड़ेगा। बाकी मीडियम हो ना हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने प्रोपोगेट करना है तो ये प्रोपोगेट करेंगे। वहीं पे अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की बात करूं तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिनको मीडियम रिक्वायर होता है, जिनको मीडियम चाहिए ही चाहिए। बिना मीडियम के ये ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि साउंड। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। अगर यहाँ पे मीडियम है तभी ये ट्रेवल कर पा रही है, नहीं तो नहीं कर पाएगी। आप स्पेस में अगर देखोगे, अगर वहां पे स्पेसशिप है, स्पेसशिप अगर फट जाती है, दो स्पेसशिप फट गई, तो वहां पे होगा क्या? आपको साउंड नहीं आएगी। दो प्लेनेट आपस में भिड़ गए, लड़ाई चल रही है ऊपर, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वहां पे कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है। साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगी, आपको पता ही चलेगा कोई भी हलचल हो रही है कि नहीं हो रही। बात क्लियर होगी? अब अगर मैं मैकेनिकल वेव्स की बात करूं तो मैकेनिकल वेव्स भी फर्दर दो टाइप की है। एक है ट्रांसवर्स और एक है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। अब बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है। ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी डिस्टरबेंस 90 डिग्री पे फ्रॉम द मीन पोजीशन क्रिएट होती है। ये आपकी मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन पोजीशन है। यहाँ पे कहीं सोर्स है, सोर्स से क्या है? एनर्जी ट्रेवल हो रही है। ये मीन पोजीशन है आपकी, लेकिन डिस्टरबेंस क्रिएट कहां हो रही है? 90 डिग्री पे। हमेशा 90 डिग्री पे जब भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी फ्रॉम द मेन पोजीशन, उस वेव को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। जो चीजें हमारे को इसमें देखने को मिलती है वो कौन सी होती है? क्रेस्ट, ट्रफ। फिर से क्या मिलेगा हमारे को? क्रस्ट। फिर से क्या मिलेगा? ट्रफ। यानी कि ये पीरियोडिक मोशन शो करेगी, पीरियोडिक मोशन में आगे बढ़ती रहेगी। बात क्लियर होगी? नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। वैसे एक दो चीजें और है जो आज चीजें आपको पता है इसमें, जैसे कि दो साइमल्टेनियस क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। या दो साइमल्टेनियसली अगर आप क्रस्ट ट्रफ को लेंगे तो उनकी बीच की दूरी को भी हम क्या बोलेंगे? वन वेवलेंथ। बात क्लियर है कि नहीं? फिर इस वेवलेंथ को कंप्लीट होने में या इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कितना टाइम लग रहा है उसको हमने बोल दिया टाइम पीरियड। अब ये ऑसिलेशन एक सेकंड में कितनी बार रिपीट कर रही है उसको हमने क्या बोल दिया? इसकी फ्रीक्वेंसी। और यहां पर
कितनी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या बोल दिया हमने, इसका एम्पलीट्यूड। छोटी छोटी बातें, बेसिक सी बातें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। बेसिक क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चलो बढ़ते आगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, जब भी आपकी डिस्टरबेंस अलोंग द मेन पोजीशन ही हो रही हो, यानी कि जो एंगल है मीन पोजीशन और डिस्टरबेंस के बीच में वो कैसा हो, 0 डिग्री, तब जाके आपकी जो वेव बनती है वो कौन सी बनती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं इस टाइम बोल रहा हूं साउंड एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है, किसकी फॉर्म में कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में कर रही है ट्रेवल। जो बीच में पार्टिकल है, मीडियम है, वहां पे वो क्या कर रही है, जो भी आगे पार्टिकल मिलेगा, यहां पे कोई पार्टिकल है, इस पे जाके स्ट्राइक कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ये क्या करेगा, आगे वाला जो इसके पार्टिकल होगा यहां पे जाएगा, वाइब्रेट करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। पीरियोडिक मोशन भी शो कर रहा है, अलोंग द पोजीशन भी है, एज तो यानी कि ऊपर नीचे जा रहा है, इसी वाली लाइन में, इसी वाली पोजीशन पे। एंगल जो मेन पोजीशन का एंगल है और जो डिस्टरबेंस का एंगल है, डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन में हो रही है, यही इसकी मेन पोजीशन है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या है, 0 डिग्री। तो साउंड एक कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात क्लियर होगी। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं स्प्रिंग का, स्प्रिंग आप सबने देखा होगा, स्प्रिंग में जब भी आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, जैसे आपने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट की, तो वो ऊपर नीचे थोड़ी जाता है, वो आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा। तो चीजें जो वहां पे बनेगी वो कौन सी बनती है, अगर वो पास जा रहा है या फिर दूर जा रहा है, तुम्हारे को क्या चीज देखने को मिलती है, जब भी वो पास जाएगा तो हमारे को क्या मिलेगा देखने को, कंप्रेशन, और जब भी वो दूर जाएगा तो हमारे को देखने को क्या मिलेगा, रेयरफेक्शन। बात क्लियर हुई कि नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं वेव के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसमें हमारे को जो चीजें मिलती है उसका नाम है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। वहीं पे अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो हमारे को क्रश देखने को मिल रहा था और ट्रफ देखने को मिल रहा था। बात क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थोड़ी सी बात करूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है या कितने टाइप की है, तो बेसिकली हमारे पास ये 7 टाइप की होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सी है, रेडियो वेव्स, दूसरी माइक्रोवेव्स, तीसरी इंफ्रारेड, फिर एक रीजन है हमारे पास, फिर आता है हमारे पास यूवी रेज, फिर आती है हमारे पास एक्स रेज, एक्स रेज के बाद गामा रेज, फिर लास्ट में हमारे पास होती है कॉस्मिक रेज। अब यहां से अगर मैं इस साइड चल जाऊं और इस रेंज से इस साइड चल जाऊं, जो कि कहां से है 390 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर से मैं आगे बढ़ जाऊं और 390 मीटर से मैं पीछे चले जाऊं, तो हमारी आंखें इन रेज को सेंस नहीं करेगी और हमारे को नहीं पता चलेगा कि एक यूवी रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है, हमारी आंखें सेंस ही नहीं कर सकती इनको। जो सेंस कर सकती है उस रीजन को बोला जाता है विजिबल रीजन। जिस रेंज की वेव्स को हमारी आंखें सेंस कर सकती है उसको क्या बोल दिया जाता है, विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में है क्या, आप सबने पढ़ी हुई है चीजें, विप ग्योर, और ये विप ग्योर है क्या, बेसिकली इन विप ग्योर के मिक्सचर को ही तो, जब ये सातों रंग मिलते हैं तब क्या मिलता है हमारे पास, व्हाइट लाइट। इन 7 रंगों के मिश्रण को ही तो क्या बोला जाता है, व्हाइट लाइट। तो ये रीजन है जो हमारे को विजिबल होता है। अगर मैं इस रेंज से पीछे चल जाऊं, इस रेंज से आगे चले जाऊं, तो मुझे कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, हमारी आंखें उसको फील ही नहीं करेगी, सेंस ही नहीं करेगी। बात क्लियर है कि नहीं। अब वायलेट, बी का मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ है, और रेड की बात करूं तो रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। और इंटेंसिटी की अगर बात करी जाए तो वायलेट की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी और रेड की सबसे कम इंटेंसिटी होगी। बात क्लियर है कि नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, जब हम आगे डिस्पर्जन पढ़ेंगे
तब इन चीजों को थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू था। चलो भाई, अब अगर आगे आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी लाइट के बारे में, लाइट की क्या विशेषता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लाइट, लाइट एक स्ट्रेट पाथ को ट्रेवल करती है, ये चीज आप सबको पता है। जब भी सन से कोई लाइट आ रही है तो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, और उसका जो पाथ है वो तभी चेंज होगा जब मीडियम चेंज होगा। ऊपर सन से आ रही है लाइट, स्पेस से आ रही है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो उसका पाथ कहीं ना कहीं चेंज होगा लाइट का, क्योंकि वहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। इसी चीज को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आपकी जो शेडो फॉर्मेशन होती है, आपके जो सोलर एक्लिप्स हो गए, लूनर एक्लिप्स हो गए, सारे है क्या बेसिकली, ये सारे एग्जांपल है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के। वहां पे हो क्या रहा है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या चीज है, जब मीडियम चेंज होगा तभी आपका पाथ चेंज होगा, नहीं तो उसका पाथ क्या है, एक स्ट्रेट पाथ। बात क्लियर है कि नहीं। दूसरी चीज, जो लाइट का पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। और जब मैं काफी सारी रेस को अगर जोड़ दूं साथ में तो उसको क्या बोला जाता है, अगर बंडल ऑफ रेस को क्या कहा जाएगा, बीम ऑफ लाइट। ये छोटी छोटी सी बातें। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमारे पास जो लाइट की स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीज आपको पता है, जो कि फास्टेस्ट है यूनिवर्स में, बाकी होती किसमें है, वैक्यूम में। अगर मैं कोई मीडियम अराइज कर दूं तब ये स्पीड नहीं रहेगी, सिर्फ वैक्यूम में ही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ऐसा माना जाता है कि एयर में भी हम सेम लेते हैं, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर मैं वैक्यूम और एयर लूं। वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि सबसे तेज है इस ब्रह्मांड में। इससे ज्यादा कोई भी चीज फास्ट नहीं है इस यूनिवर्स में। सबसे तेज कौन सी चलती है, लाइट। बात क्लियर है। अब कुछ फिनोमिनास भी है जो शो करती है लाइट, जैसे कि अगर कोई मेरे पास एक ग्राउंड मान लो, कोई भी एक प्लेन मान लो, यहाँ पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, कोई इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या क्या फिनोमिना दिखा सकती है, क्या क्या नेचर हो सकते हैं लाइट के। एक तो ये रिफ्लेक्शन दिखा सकती है मेरे को, दूसरी चीज ये मेरे को रिफ्रैक्शन दिखा सकती है, तीसरी चीज यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है लाइट, कर सकती है ना। प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, बेसिकली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन भी कहीं ना कहीं लाइट की हो रही है। सबसे पहला जो हमारे पास फिनोमिना है वो है, जो हमने पढ़ना है, वो कौन सा है, रिफ्लेक्शन। लाइट बहुत सारे फिनोमिना दिखाते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, स्कैटरिंग हो गई, डिस्पर्जन हो गया। ये सारे क्या है, बेसिकली फिनोमिना, एक एक करके सारे पढ़ेंगे हम। अभी जो हमने शुरू करना है वो है रिफ्लेक्शन। चलो पढ़ते सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम। अगर कोई भी लाइट आ रही है किसी सोर्स से, जो लाइट आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेगी उसको क्या बोल दिया हमने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब वो दूसरे मीडियम में ना जाकर उसी मीडियम में क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या शो कर रही है, रिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है हमारे पास, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमेशा दो लॉज को सेटिस्फाई करेगी, तभी रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे कि ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी, तो जिस एंगल से ये आ रही है, जो एंगल ये नॉर्मल के साथ बना रही है आपकी इंसिडेंट रे, वही एंगल रिफ्रैक्टेड रे भी बनाएगी नॉर्मल के साथ, तभी ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं। जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है, उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, तभी इसको क्या बोला जाएगा, एंगल, तभी इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ इसका ये है कि अगर इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आ रही है, उसी प्लेन में क्या होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वापस जाएगी। नॉर्मल, इंसिडेंट और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही नॉर्मल, एक ही प्लेन में लाई करेगी। तो दो लॉज जो रिफ्लेक्शन के है वो कौन कौन से है। नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ,
दूसरा लॉ बोलता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो आपकी नॉर्मल है, और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगी, लाई ऑन सेम प्लेन। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये थी हमारी रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन बेसिकली शो कौन करते हैं? जिनका सरफेस पॉलिश्ड होता है, काफी सारी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं बात करूं मिरर की, मिरर क्या है? जब भी आप कोई ग्लास लेते हो और ग्लास के पीछे क्या करते हो? आप पॉलिशिंग कर देते हो। ग्लास क्या कर रहा है? बेसिकली ग्लास रिफ्लेक्ट करता है? नहीं। ग्लास की प्रॉपर्टी है कि वो सारी चीजों को डिफ्रैक्ट कर देता है, बाहर फेंक देता है, मतलब अपने से पास होने देता है। बात क्लियर है कि नहीं? अब जब ये पास हो रही है सारी चीजें, तब ये रिफ्लेक्शन तो शो करेगा नहीं कभी। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं? एक पीछे कोटिंग कर देते हैं, किसकी? मेटल्स की। और मेटल्स की क्यों करी जाती है? क्योंकि ये क्या होते हैं? गुड रिफ्लेक्टर्स। ये चीजें पढ़ रखी है आपने छोटे होते हुए कि मेटल्स क्या है? गुड रिफ्लेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये शाइनी होते हैं। अब इसका पिछला सरफेस कैसा हो गया है? पॉलिश्ड। क्या ये सरफेस अब पॉलिश हो चुका है? अब जो भी रेज आ रही है, जो भी ग्लास से रेज पास कर रही है, वो पीछे स्ट्राइक करेगी जब इसकी बैक साइड को, तो वो क्या करे? हो जाएगी रिफ्लेक्ट। अब जब भी रिफ्लेक्ट होगी, तो हमेशा जब भी इमेज आपको बनानी है, तो हमेशा दो रिफ्लेक्टेड रे का मिलना जरूरी होता है। तो जब भी रिफ्लेक्ट होके कोई चीज आएगी, अगर मैं कोई बेंच देख पा रहा हूं, यहाँ पे कोई भी चीज देख पा रहा हूं, आप ये स्क्रीन देख पा रहे हो, तो किस वजह से देख पा रहे हो? क्योंकि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं, तभी तो आप देख पा रहे हो चीजों को। तभी आपकी आंखों में क्या हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी चीज को तो विजन कहा जाता है। विजन क्या है? बेसिकली जब भी रिफ्लेक्टेड रे कहीं स्ट्राइक कर रही है, फिर वो स्ट्राइक होकर आपकी आंखों तक पहुंच रही है, आपके रॉड एंड कोन सेल्स उनको क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं। उसके बाद सारे वो जो नर्व सेल्स वे जाते हुए, मतलब कि हमारे जो सीएनएस सिस्टम तक जा रही है, और वहां पे फिर वो इंटरप्रेटेट होकर हमारे को इमेज दे रहा है। वो उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? विजन। बात क्लियर है कि नहीं? अब मिरर में क्या हो रहा है? बेसिकली इसका पिछला सरफेस जो पॉलिश्ड है, यहां से क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन हो रही है। बात क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है मिरर में। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये हमारे पास मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हो क्या रहा है? बेसिकली ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, यहां से लाइट निकली, रेज आई, मिरर पे स्ट्राइक करी, और अगर ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो जिस एंगल से ये आई, जिस पाथ से आई, उसी पाथ से क्या हो जाएगी? इस पाथ से आ रही थी, उसी एंगल से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। बात क्लियर है कि नहीं? दूसरी रे आई कुछ इस टाइप से, और इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि इन दोनों के एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इन दोनों के एंगल इक्वल है कि नहीं? अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये कहीं मिल रही है दूर दूर तक? क्या ये मिल रही है कहीं दूर दूर तक? नहीं मिल रही। इन्फिनिटी पे जाकर भी नहीं मिलेगी। लेकिन इमेज तो हमारे को यहां मिल रही है। इमेज तो मिरर पे हमारे को मिल रही है। अब अगर इमेज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो रेस मिल रही होगी। अब अगर मैं इसको पिछली साइड को एक्सटेंड करूं, इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड पे एक्सटेंड करता हूं, तो एक पॉइंट है ऐसा जहां पे ये रेस मिल रही है। रियल में तो नहीं मिल रही, रियल में नहीं मिल रही। मिल कैसे रही है? वर्चुअली। जब रेज रिफ्लेक्ट होके गई, तो क्या ये सच में रियल में मिली? नहीं मिली। और मिली कैसे? जब हमने बैक साइड इसको हमने देखा, जब इसको रेज को हमने बैक साइड एक्सटेंड किया, तो ये किसी ना किसी इस पॉइंट पे जाकर मिल रही है। रियलिटी में नहीं मिल रही, मिल रही है ये वर्चुअली। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो जब भी प्लेन मिरर की बात करेंगे हम, तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल, झूठी, रियल नहीं होगी।
आप शीशे के अंदर रियल नहीं हो। बात क्लियर है कि नहीं? और जब भी वर्चुअल होगी तो कैसी होगी वो? इरेक्ट, सीधी। बात क्लियर है हुई कि नहीं? हमेशा जब भी वर्चुअल इमेज होगी तो वो हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी, सीधी होगी। और जब भी रियल इमेज होगी वो कैसी होगी? हमेशा इन्वर्टेड, उल्टी। उल्टी तस्वीर दिखाई देगी आपको जब भी वो रियल इमेज होगी। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अब दो चार और पॉइंट्स है, इसके दो चार और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मिरर तक एक्स है तो जो इमेज हमारे को मिली है, इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से कितना होगा? एक्स। सेम डिस्टेंस पे होगी मिरर से, इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी। अब बात करते हैं हाइट की। अगर हाइट ऑब्जेक्ट की h है तो जो इमेज हमारे को मिल रही है उसकी हाइट भी कितनी होगी? h। बात क्लियर है इतनी सी कि नहीं? क्लियर है? बड़े आगे तीसरी चीज जो हमारे को यहां पे मिलती है वो ये मिलती है जिसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। यानी कि जब भी आप मिरर के सामने खड़ोगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका राइट बन जाएगा और राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट में आ जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में भी क्या लिखा होता है? लेफ्ट टू राइट लिखा होता है, राइट टू लेफ्ट लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है हमेशा। क्योंकि जब भी आप रियर व्यू, जो आपका रियर मिरर है, वहां से अगर आप उस चीज को देखोगे, एम्बुलेंस को देखोगे तो आपको सीधी दिखाई दे। इस वजह से एम्बुलेंस को उल्टा लिखा, सॉरी लेटरली उल्टा लिखा जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लेटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में जब भी इमेज की फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस इमेज का भी होगा। कहां से? फ्रॉम दी मिरर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाइट जो होगी इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की, हाइट जो ऑब्जेक्ट की होगी वही हाइट किसकी होगी? इमेज की। बात क्लियर है कि नहीं? सेम हाइट के होंगे दोनों। तीसरी चीज, लिटरल इन्वर्जन हमारे को दिखता है, ऐसा है कि नहीं? और चौथी चीज, जो इमेज हमारे को मिलती है, जो इमेज फॉर्म हो रखी है वो कौन सी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये चार पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए जब भी प्लेन मिरर क्या बनाएगी? इमेज की फॉर्मेशन करती है। अब मिरर की बात करी हमने, और मिरर में कौन सा मिरर पड़ा अभी? प्लेन मिरर। अब मिरर का एक और पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर्स। जो कि फर्दर भी दो टाइप के आपके आगे, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। बात क्लियर है कि नहीं? अब ये कन्वेक्स कनकेव मिरर जो है बेसिकली क्या है? एक स्फीयर का ही पार्ट है, एक हॉलो ट्रांसपेरेंट स्फीयर का ही पार्ट है जिसके पीछे हमने पॉलिशिंग कर दी गई है, जिससे हमारे पास क्या बन चुके हैं? मिरर बन चुके हैं, जो हम डेली लाइफ में एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज भी यूज करते हैं। आपकी गाड़ी हो गई, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपकी गाड़ी के हेडलाइट्स हो गए, वहां पे आपके गाड़ी के रियर व्यू कैमरा, रियर व्यू जो मिरर्स है आपके, उनमें हो गए, साइड मिरर्स हो गए, इनमें क्या यूज हो रहे हैं? बेसिकली ये कन्वेक्स और कनकेव का ही यहाँ पे कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। तो इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आराम से कि कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कनकेव मिरर कौन से होते हैं, बेसिकली सारे स्फेरिकल मिरर, इनकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।